Hello everyone, welcome back to Sprint UPSC. We are discussing class 12 history of Tamil Nadu board. हम हैं chapter 19 में wherein which we are discussing the constitutional development from 1858 to 1947. तो हमने बहुत से एक्ट पढ़ लिए हैं. इस सेशन में हम पढ़ेंगे reforms of 1919 and Government of India Act 1935. So देखिए, अभी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1990 की बात करते हैं. सो देखो अभी क्या हो रहा था, इस टाइम पे क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है. और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमने ये भी देखा था कि होम रूल लीग मूवमेंट जो था वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव स्टेज पे आ चुका था, राइट. एंड उसकी वजह से फिर अगस्त डिक्लेरेशन हुआ था, ठीक. 20 अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू हु वाज अ स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, he made a momentous declarations in the House of Common. House of Common यानी कि ब्रिटेन में उन्होंने declaration किया. इस declaration में उन्होंने ये assure किया कि भारत में एक responsible government बनाएंगे in different stages. तो अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जब भारत में बनानी है उसके लिए पहला मेजर निकाला 1919 का एक्ट, ठीक है. इसको पॉपुलरली बोलते हैं हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म. एंड एट द टाइम लॉर्ड चेम्सफोर्ड वो द वाइसरॉय, ऑफ कोर्स सेक्रेटरी ये थे तो वाइसरॉय दूसरे हो जाएंगे. अब एक्ट के मेन फीचर्स क्या थे, ठीक है. अभी देखिए हमने पहले ना डायरकी का कॉन्सेप्ट समझा था, है ना. तो आपको लग रहा होगा कि क्या पढ़ा दिया, तो यहाँ पे हम समझते हैं. डायरची वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंसेस, ओके. तो डायरची का कंसेप्ट क्या होता है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, ओके. डबल गवर्नमेंट. अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को रिजर्व सब्जेक्ट्स में लाइक दे वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट्स, जैसे कि पुलिस, जेल, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन, फॉरेस्ट, ठीक है. तो ये क्या थे, रिजर्व सब्जेक्ट्स थे फॉर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. एंड देयर वर सम ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट विच आर जैसे कि एजुकेशन, लोकल हेल्थ, सेल्फ गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ओके. अब ये जो भी रिजर्व सब्जेक्ट्स होंगे वो एडमिनिस्टर कौन करेगा, गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल. और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो होंगे वो करेगा गवर्नर और उसकी मिनिस्टर, ठीक. पहला डायरची का कॉन्सेप्ट. सेकंड, बाई कैमरल लेजिस्लेचर. आपको मैं बताऊं कि आपको हमारे देश में अभी भी ये सिस्टम देखने मिलता है. We have provinces, they have certain rights, certain power or certain autonomy, and we have the bicameral legislature in both state और also in the state. Bicameral legislature यानी कि two houses of the parliament, लोकसभा, राज्यसभा. स्टेट में हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल होते हैं, राइट. तो सिमिलर सिस्टम. तो 2 chambers legislature was set up in the center. तो यहाँ पे कहाँ पे bicameral legislature सेंटर पे एस्टैब्लिश किया गया था. एंड इट कंसिस्टेड ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट and legislative assembly. Now the total number of members होंगे legislative assembly में वो 145 कर दिए मैक्सिमम, जिसमें से 105 ये क्या होंगे, इलेक्टेड होंगे, ठीक है. एंड जो भी रिमेनिंग कितना बचा, 40. तो ये जो 40 मेंबर्स हैं वो क्या होंगे, नॉमिनेटेड, ठीक. अब जो एक और चीज़ है जो कि है काउंसिल ऑफ स्टेट, ये किसकी बात कर रहे थे हम, लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके. नाउ काउंसिल ऑफ स्टेट की बात करें तो यहाँ पे जो आपके मैक्सिमम 60 मेंबर्स होंगे, ओके. मैक्सिमम 60 मेंबर्स होंगे एंड उसमें से 34 को इलेक्ट किया जाएगा एंड रिमेनिंग विल बी नॉमिनेटेड. अब तीसरा फीचर देखते हैं. सैलरीज जो भी होगी आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और उसके असिस्टेंट्स वो आपके ब्रिटिश रेवेन्यू से दी जाएंगी. एंड सो फार अभी तक क्या आपके इंडियन रेवेन्यू से दी जा रही थी. और जो हाई कमिश्नर होगा इंडिया का एट द लंदन, ये अपॉइंट किया गया था, ठीक है. तो देखिए अब इस एक्ट का एक बहुत ही बड़ा डिफेक्ट था कि इसने डायरची का सिस्टम तो इंट्रोड्यूस कर दिया था बट डिविजन ऑफ पावर्स इस सिस्टम के अंदर जो था वो प्रॉपरली नहीं किया गया था, ठीक है. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट 1935 का एक्ट के बारे में बात करते हैं. इसको मैं आपको बता दूं कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है,
ठीक है। ये जो एक्ट है इसने बेसिस सेट किया आपका जो प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत सी चीज़ें हमने इस एक्ट से सीखी हैं, ली हैं, ठीक है। तो ये जो है आप देखोगे ना, साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इन्होंने क्या किया, इन्होंने पास किया। एंड सिर्फ और सिर्फ साइमन कमीशन नहीं था, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, वाइट पेपर जो इशू किया था उन सब के अंदर। एंड इसमें बहुत सारे प्रोविजनल चेंजेस लेकर आए गए थे। एंड जो भी पुराने एक्ट्स थे उनके बेसिस पे बहुत से चेंजेस लेकर आए गए थे। फटाफट से फीचर्स देख लेते हैं इस एक्ट के। तो पहली बात तो प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन एट द सेंटर, ठीक है। तो अब ये ऑल इंडिया फेडरेशन, तो ये वही है कि इंडिया विल बी अ यूनिट ऑफ ऑल द स्टेट्स। एंड यहाँ पे जिसमें आपके दोनों आएंगे, जो भी प्रोविंसेस ब्रिटिशर्स के अंदर होंगे और कुछ आपके प्रिंसली स्टेट्स थे, तो दोनों चीज़ों को मिला के इंडिया विल बी अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। एंड it did not come into existence since the princely state refused to give up their consent to this union. You need to understand this point, right? But although ऐसा उन्होंने प्रोविजन थे, डिवीजन ऑफ पावर्स 3 लिस्ट में लेकर आए गए थे, फेडरल, प्रोविजनल, कॉन्करेंट। आज के डेट में हमारा क्या है, सेंट्रल लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है 7 शेड्यूल में, वही चीज़ यहाँ पे, ठीक। अब देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ डायाची एट द सेंटर, दैट वाज ए गवर्नर जनरल और इसके जो काउंसिलर्स थे वो रिजर्व सब्जेक्ट्स पे एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर सब्जेक्ट। नाउ एबोलिशन ऑफ डायाची, एंड नाउ हियर द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल autonomy was there in the provinces. Governor he was made the head of the provincial executive and उससे बोला जाता था कि यानी कि उससे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के थ्रू ले। इसका मतलब जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी वो इलेक्टेड मिनिस्टर्स के पास चली गई एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। नाउ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो थी बंगाल में, मद्रास में, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, असम, वहाँ पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर लेकर आएगा। तो इसके पहले क्या था, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में बाइकैमरल लेजिस्लेचर था, बट यहाँ पे कुछ स्टेट्स में बाइकैमरल लेजिस्लेचर आ गया। नाउ सेपरेट इलेक्टोरेट अभी सिर्फ मुस्लिम्स के लिए था, अब दूसरे कम्युनिटीज़ के लिए 6 यूरोपियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियन सबके लिए आ चुका था। स्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट वाज देयर इन दिल्ली। अब एक फेडरल कोर्ट मान लीजिए दिल्ली में सेटअप किया गया और जिसमें एक चीफ जस्टिस होगा और 6 जजेस होंगे, ठीक। नाउ थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी वो सक्सेसफुल नहीं था। गवर्नर दे वर बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स एंड इन रियलिटी रियल पावर आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, इट वाज विद द गवर्नर ओनली। एंड इन स्पाइट ऑफ दीज ड्रॉबैक्स इन द स्कीम्स, कांग्रेस ने सोचा कि चलो एटलीस्ट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के इलेक्शंस लड़ते हैं एंड सो दैट हम पुराने एक्ट में एटलीस्ट थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। सो जो भी आपका एक्ट है 1935 का एक्ट है उसके अकॉर्डिंग 1937 में इलेक्शंस हुए। कांग्रेस लाइक इट हैड वर्चुअली स्वैप द पोल एंड 37 में द वाइसरॉय लॉर्ड लिंडगो ही assured the Congress for its cooperations and the party formed its ministries in the 7 provinces there. Now यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो दिस इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 1750 से 800 तक, 1800 से 1850 तक, फिर 1900 एंड 1950। तो फर्स्ट फेज़ मान लो ये यहाँ पे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 84 का आया था, 93 का चार्टर एक्ट आया था, फिर 13 में चार्टर एक्ट था, 33 में चार्टर एक्ट था। थर्ड फेज़ की बात करें तो 53 का चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 61 एंड 92। एंड थर्ड फेज़ मान लीजिए आपका 3 रिफॉर्म्स बेसिकली आपका 1909, 1919 एंड 1935 वाला एक्ट। So guys, this is it about this entire chapter actually, and we discussed the constitutional development from 1858 to 1947. I hope you understood all of these points, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से, वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे।
तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।